नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो पूर्व में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगे पूछे जाने की इनकी संभावना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज का जो यह सेशन है मूल रूप से झारखंड एसएससी के पेपर थर्ड तथा बिहार दरोगा तथा सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। बल्कि आज का जो यह सेशन है आपकी तैयारियों में एक सहायक एवं सार्थक भूमिका का निर्वाह करेगी। तो आइए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप लोग इस सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से मेरे ऐप मंथन बाय राहुल सर को डाउनलोड कर आप उसे कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ साथ पिन कमेंट में भी दे दिया है। तो आइए आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं तथा आज का हमारा पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की यहाँ पर हमें पहचान करनी है। पहला कथन है वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री था। ऑप्शन कथन आपका बी कह रहा है कि वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी। तीसरा कथन है अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कहा गया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि इन चारों कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत का प्रथम क्या था, पुर्तगाली गवर्नर था। ये कथन यहाँ पर गलत दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ध्यान रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पुर्तगाल का प्रथम भारतीय गवर्नर था, भारत में पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के विस्तार के लिए शांत जल की नीति, ध्यान रखिएगा, शांत जल की नीति या जिसे हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। एक प्रश्न ये भी पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाई गई थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की पॉलिसी। इसके अनुसार समुद्र पर एकल साम्राज्य किसका होना चाहिए, उस देश की नौसेना का, और उस नौसेना के बिना न कोई जहाज उस समुद्र में प्रवेश कर पाए, न उससे पार करके उस देश में आ पाए। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी मूल रूप से सी के ऊपर डोमिनेंस स्थापित करने की एक पुर्तगाली नीति थी। और यहाँ पर अल्बुकर्क के विषय में ध्यान रखिएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था वो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव रखने वाला जो पुर्तगाली गवर्नर माना गया है, वह अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भारत में 1509 से लेकर के 1515 ईस्वी तक यह पुर्तगाली गवर्नर रहा था। वहीं यदि हम लोग फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की बात करें तो यह 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर रहा था। और बाकी ऊपर के दोनों कथन ए और बी यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में नहीं हुआ था। ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन ए कह रहा है कलकत्ता में टकसाल की स्थापना, बी कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट एवं पीट्स इंडिया एक्ट का पारित होना, ऑप्शन सी कह रहा है सालवाई की संधि एवं हैदर अली की मृत्यु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वॉरेन हेस्टिंग का भारत में कार्यकाल कब से कब तक था। उसके पश्चात हम लोग इन तीनों ऑप्शंस को क्रोनोलॉजिकली इसे यहाँ पर उसके कार्यकाल के साथ मिलाकर के देखेंगे कि क्या वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में यह घटना घटित हुई है या नहीं हुई है। तो ध्यान रखिएगा 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनता है और यह 1784 ईस्वी तक यह क्या रहा था, बंगाल का गवर्नर रहा था। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इस
12 साल के कार्यकाल में इसके कालक्रम में क्या क्या घटनाएं भारत में घटित होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में जो टकसाल की स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपकी 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित हुआ था, यह आपका पारित हुआ था 1773 ईस्वी में। और पीट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ, यह 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। और इसी के विरोध के कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत से इस्तीफा देकर के वापस यह इंग्लैंड चला गया था। वहीं हम लोग सालवाई की संधि की बात करें तो सालवाई की संधि कब हुई थी? तो सालवाई की संधि जो है आपका 1782 ईस्वी में हुई थी। 1782 ईस्वी में मराठाओं के साथ वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में सालवाई की संधि हुई थी। और हैदर अली की जो मृत्यु है, यह मृत्यु भी 1782 ईस्वी में हो गई थी। तो यहाँ एक प्रश्न का उत्तर आप लोग दे सकते हैं कि हैदर अली की मृत्यु जो है किस युद्ध के पश्चात या बाद में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों कथन जो है यहाँ पर, तीनों कथन यहाँ पर क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ये तीनों कथन सही पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और तीनों कथन यहाँ पर सत्य कथन दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। दूसरा कथन है, दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। कथन का यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं कि केवल पहला कथन सही है, बी कह रहा है केवल दूसरा कथन सही है, सी कह रहा है पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये दोनों दिए गए कथन जो है ये सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब अंग्रेजों ने भारत में अपनी सेना का निर्माण किया, तो उस समय बंगाल तथा बिहार की सीमा के बाहर, बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर लड़ने वाले जो सैनिक थे, उनको युद्ध का दोहरा भत्ता प्रदान किया जाता था, उन्हें दोहरा भत्ता प्राप्त होता था, ध्यान रखिएगा। और इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्णय के द्वारा 1763 ईस्वी में निर्णय दिया गया। और लॉर्ड क्लाइव जो 1765 ईस्वी में दोबारा बंगाल का गवर्नर बनकर के आता है और इलाहाबाद की संधि करता है, उसने 1765 ईस्वी में इस भत्ते को बंद कर दिया गया, जिसके कारण इलाहाबाद और मुंगेर में रहने वाले जो श्वेत या अंग्रेज या यूरोपीय अंग्रेज अधिकारी और सैनिक थे, उन्होंने क्लाइव के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह को ही हम लोग या इतिहास में श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। यद्यपि विद्रोह के परिणाम स्वरूप भी क्लाइव ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तथा विद्रोह करने वाले सैनिकों को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, मार्टिमर डूरंड, ये मार्टिमर डूरंड हो जाएगा, आयोग द्वारा 1893 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण, जिसे डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है, किस वायसराय के समय किया गया था? ऑप्शन है आपका ए लॉर्ड लेंसडाउन, बी है लॉर्ड डफरिन, सी है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय और डी है लॉर्ड बेलेस्ली। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में मार्टिमर डूरंड आयोग के द्वारा 1893 ईस्वी में भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था। और वर्तमान समय में जो डूरंड रेखा है, यह अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। यह भी प्रश्न बराबर पूछा जाता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो वो आपका डूरंड रेखा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, और वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का पारित होना। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का पारित होना, और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का, अप्रत्यक्ष
निर्वाचन प्रणाली के सिद्धांत को अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का सिद्धांत किस अधिनियम के अनुसार अपनाया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लेंसडाउन। लॉर्ड लेंसडाउन के शासनकाल में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सिद्धांत को अपनाया गया। यहाँ पर आप एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा अपनाया गया था। इसका उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। ऑप्शन है आपका ए तहजीबुल अखलाक, बी इंडियन मुसलमान, सी असवावे बगावते हिंद और डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन बी इंडियन मुसलमान का जो लेखन है वह सर सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। इंडियन मुसलमान की रचना डब्ल्यू हंटर के द्वारा की गई थी। डब्ल्यू हंटर ने इंडियन मुसलमान की रचना की थी और तहजीबुल अखलाक तथा असवावे बगावते हिंद की रचना सर सैयद अहमद खान ने की थी। और ध्यान रखिएगा, तहजीबुल अखलाक जो है ये 1870 में लिखी गई पुस्तक थी जिसका नाम था सभ्यता और नैतिकता। ये हिंदी में नाम है, सभ्यता एवं नैतिकता इसका नाम था। और अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए ही सैयद अहमद खान ने तहजीबुल अखलाक की रचना की थी। इसके अतिरिक्त 1857 की क्रांति के ऊपर सैयद अहमद खान ने असवावे बगावते हिंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है आपका ए एन.एम. जोशी, बी नारायण मेघाजी लोखंडे, सी बीपी बाड़िया और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन की स्थापना नारायण मेघाजी लोखंडे, या ध्यान रखिएगा इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं एन.एम. लोखंडे के द्वारा बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना इन्होंने 1890 ईस्वी में की थी। उल्लेखनीय तथ्य है कि बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। यह भी ध्यान रखिएगा, भारत का प्रथम मजदूर संगठन कौन था, तो बॉम्बे हैंडमिल एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है आपका ए अकाल में राजस्व वसूली, बी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध, सी जमींदारी प्रथा का विरोध और डी इनमें से एक से अधिक कारण के कारण सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक कारण थे। अब यदि हम लोग कारण को देखेंगे तो अकाल में भू राजस्व वसूली हो रही थी, क्योंकि सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वह 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी के मध्य यह चला था। और इस समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। साथ ही साथ अंग्रेजों के द्वारा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और जमींदारी प्रथा जो थी, जो लोगों से लगान वसूलने का और राजस्व वसूलने का कार्य कर रहे थे, उनके विरोध में यह विद्रोह हुआ था। और सन्यासी विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो थी देवी चौधरानी। ध्यान रखिएगा, देवी चौधरानी, मजमून शाह और आपके द्विज नारायण आदि ने ये क्या किया था, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वह बंकिम चंद्र चटर्जी की कृति है आपका आनंद मठ। इस आनंद मठ में ही किया गया है सन्यासी विद्रोह का जिक्र। और यहाँ पर आपका वंदे मातरम, आनंद मठ में ही वंदे मातरम लिखा गया है और वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। और सन्यासी विद्रोह का जो उल्लेख है वह आनंद मठ उपन्यास में
किया गया है। कभी पढ़िएगा, काफी पतली सी पुस्तक है, करीब 125 के आसपास ये आनंद मठ है। उपन्यास जो है 125 के आसपास है, पेज है इसके, और पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। और किस प्रकार की घटनाएं उस समय घटित हो रही थी, तो आपको पता चलेगा कि सन्यासियों ने किस प्रकार से संगठित होकर के और किस प्रकार अंग्रेजों के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, देवराय द्वितीय को निम्न में से कौन सी उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन है आपका ए इम्माडी देवराय, बी प्रौढ़ देवराय, सी जगवेटकर और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से अधिक। ध्यान रखिएगा, इनमें से अधिक है ये आपका, इनमें से अधिक उपाधियां देवराय द्वितीय को प्राप्त थी। देवराय द्वितीय ने विजयनगर साम्राज्य के ऊपर 1422 से लेकर के 1446 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। और इनकी उपाधि क्या थी? तो उपाधि थी इम्माडी देवराय। और इनके अभिलेखों में देवराय द्वितीय को उनके अभिलेखों में जगवेटकर, ध्यान रखिएगा, जगवेटकर की उपाधि दी गई है। और जगवेटकर का अर्थ क्या होता है? तो हाथियों का शिकारी। जगवेटकर का अर्थ होता है हाथियों का शिकारी। वहीं एक अन्य तथ्य है कि देवराय द्वितीय के शासनकाल में ईरानी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाला ईरानी राजदूत देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन है आपका ए चौसा का युद्ध, बी कन्नौज का युद्ध, सी देवरा का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों में से सबसे अंतिम युद्ध है आपका कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध को हम लोग बिलग्राम के युद्ध के भी नाम से जानते हैं। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, ध्यान रखिएगा। और देवरा का जो युद्ध था यह आपका 1531 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के मध्य देवरा का युद्ध लड़ा गया। देवरा के पश्चात आपका चौसा का युद्ध होता है 1539 ईस्वी में। और यह युद्ध जो था हुमायूं ने शेर शाह के अगेंस्ट में, शेर शाह सूरी के अगेंस्ट में लड़ा था। यहाँ ध्यान रखने वाला एक तथ्य है कि चौसा युद्ध के पूर्व शेर शाह केवल शेर खां के नाम से ही जाना जाता था। और शेर खां ने चौसा युद्ध के पश्चात शाह की उपाधि धारण की थी। यह भी ध्यान रखिएगा, शेर खां ने चौसा के युद्ध के पश्चात शाह की उपाधि धारण की थी। और इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। इसके पश्चात अगले ही साल 1540 ईस्वी में शेर शाह ने पुनः कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला बिहार का प्रथम शासक कौन था? तो शेर शाह सूरी था। ध्यान रखिएगा, तो शेर शाह सूरी ने हुमायूं को अपदस्थ करके दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। और इस युद्ध के पश्चात हुमायूं एक धूमंतु की तरह जीवन निर्वाह करने लगा। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है वुड डिस्पैच, दूसरा है कोलकाता विश्वविद्यालय, तीसरा है एडम की रिपोर्ट और चौथा है हिंदू कॉलेज। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना के विषय में। अब इन चारों ऑप्शन को हम लोगों को कालानुक्रम में सजाना है, यानी किस क्रम में ये हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, वुड डिस्पैच जो चार्ल्स वुड का डिस्पैच था 1854 ईस्वी में आया था और यह शिक्षा से संबंधित था। वहीं एडम रिपोर्ट जो है, एडम रिपोर्ट आपका 1835 ईस्वी में आया था। एडम रिपोर्ट 1835 में आया था। चौथा ऑप्शन है हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है यह 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। और कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कौन सा कूट हमारा मिल रहा है कालक्रम के अनुसार, तो आपका
4 3 1 और 2, 4 3 1 और 2, तो ऑप्शन बी जो है हमारा यह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई हैं? केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ए मराठी में केसरी और हिंदी में मराठा, बी है मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा, सी है मराठी में मराठा और अंग्रेजी में केसरी, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 मैगजीन्स को निकाला गया था, पत्रिकाओं को निकाला गया था। इसमें एक आपका मराठा था और दूसरा केसरी था। उल्लेखनीय तथ्य है कि मराठा आपका अंग्रेजी का पत्र था और वहीं केसरी जो है वो मराठी का पत्र था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? ऑप्शन है आपका, ए क्लाइव, बी अल्बुकर्क, सी डुप्ले और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा कि किस यूरोपीय कंपनी के गवर्नर, यहाँ गवर्नर रह गया है, गवर्नर कौन था? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की जो नीति की शुरुआत थी वह सर्वप्रथम डुप्ले के द्वारा प्रारंभ की गई थी और डुप्ले को 1742 ईस्वी में भारत के फ्रांसीसी क्षेत्रों का गवर्नर बना करके उसे भेजा जाता है। और डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से कई स्थानीय शासकों के साथ संबंध स्थापित किए, उनके साथ संधियां की ताकि वह अपने उद्देश्य में सफल हो सके। और क्षेत्रीय विस्तार के लिए डुप्ले की योजनाओं के कारण भी अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष हमें दिखाई देता है, जो दक्षिण भारत में हमें कर्नाटक के 3 युद्धों के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। और यह जो संघर्ष था यह 1754 ईस्वी तक यूं ही चलता रहा और अंततः फ्रांसीसी सरकार ने शांति स्थापित करने के लिए डुप्ले के शासनकाल में डुप्ले को वापस बुला लिया और फिर इसके स्थान पर डुप्ले के स्थान पर गोडेहू को क्या कर दिया जाता है? भारत में फ्रांसीसी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना करके भेज दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति सर्वप्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्ले के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है आपका, ए भारत परिषद अधिनियम 1909, बी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी के अनुसार भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन के प्रावधान को लागू किया गया था। और ध्यान रखिएगा कि द्वैध शासन में हुआ क्या था, तो विषयों को 2 अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया गया था। एक आपका आरक्षित विषय था और दूसरा आपका हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय पर जो प्रशासन था यह गवर्नर जनरल चुनकर के आए भारतीय मंत्रियों की सहायता से कार्य करता था या शासन करता था। वहीं आरक्षित विषय जैसे रक्षा हो गया, सैन्य हो गया, वित्त हो गया, ये सारे जो मामले थे आरक्षित विषयों के अंतर्गत गवर्नर जनरल और उसके अंग्रेज या यूरोपीय अधिकारियों के माध्यम से शासन किया जाता था। अधिकारियों के माध्यम से शासन किया जाता था किसके द्वारा? तो गवर्नर जनरल के द्वारा। और भारत की यदि हम लोग बात करें कि भारत में द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा लियोनल कार्टिस को क्या माना जाता है? द्वैध शासन का जनक। इसकी पुस्तक है डायरकी, जिसमें इसने द्वैध शासन के विषय में लिखा है। साथ ही साथ यदि हम लोग देखें तो भूपेंद्र नाथ बसु, ध्यान रखिएगा, एक भारत के एक प्रमुख व्यक्तित्व थे भूपेंद्र नाथ बसु को लिखे गए पत्र में लियोनल कार्टिस ने आपका
द्वैध शासन के विषय में चर्चा की है। तो यह भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि किस भारतीय के साथ पत्राचार में लियोनेल कार्टिस ने द्वैध शासन के विषय में जानकारी प्रदान की है? तो भूपेंद्र नाथ बसु, ध्यान रखिएगा। और एक अन्य तथ्य है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा इसे प्रांतों में लागू किया गया था, परंतु भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इस द्वैध शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया और 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। यह भी ध्यान रखिएगा, प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपका ए महात्मा गांधी, बी बी आर अम्बेडकर, सी ठक्कर बापा और डी इनमें से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठक्कर बापा के द्वारा पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था। आदिवासी का अर्थ क्या है? तो आदिवासी का अर्थ होता है आपका आदिम लोग। आदिम लोग पहली बार आदिवासी के रूप में ठक्कर बापा के द्वारा उपयोग किया गया था। और इन ठक्कर बापा का नाम क्या था? तो अमृतलाल विठल दास ठक्कर इनका पूरा नाम था। और 1922 ईस्वी में इन्होंने भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 ईस्वी में अमृतलाल विठल दास ठक्कर या ठक्कर बापा के द्वारा की गई थी। वहीं महात्मा गांधी के द्वारा आदिवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? आप उसका कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन है आपका ए पुलकेशिन प्रथम, बी है पुलकेशिन द्वितीय, सी है हर्षवर्धन और डी है कृष्ण प्रथम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ऐहोल शिलालेख जारी किया गया था। और पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत के चालुक्य वंश से संबंधित था। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था और यह हर्षवर्धन का समकालीन था तथा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के मध्य नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध का उल्लेख जो है आपका ऐहोल शिलालेख में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की जीत हुई थी। उल्लेखनीय तथ्य है, ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की है? तो पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कृति के द्वारा ऐहोल शिलालेख की रचना की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? पहला आपका ऑप्शन है बच्चों के, दूसरा है स्त्रियों के, तीसरा है जनजातियों के और चौथा है दलितों के। सही उत्तर जो है हमें कूट में यहाँ पर देना है। पहला कह रहा है 2, 3 और 4, बी ऑप्शन कह रहा है केवल 1, 2 और 3, सी कह रहा है 1, 3 और 4 और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत किया गया है वह केवल आपका ऑप्शन बी 1, 2 और 3 यानी बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के लिए ही शोषण के विरुद्ध अधिकार की रक्षा की जाती है। उल्लेखनीय तथ्य है कि हमारे संविधान में दलित शब्द का जो जिक्र है वह कहीं नहीं है, कहीं नहीं आपको संविधान में प्राप्त होगा दलित शब्द, इसका उल्लेख ही नहीं किया गया है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आपका भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, उसमें अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकारों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है या शामिल नहीं है? पहला है आपका विचार की स्वतंत्रता, बी है आर्थिक स्वतंत्रता, सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान का जो उद्देश्य है भारत की प्रस्तावना में कौन सा शामिल नहीं किया गया है? बी आर्थिक स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में
नहीं की गई है। और संविधान के प्रस्तावना को यदि हम लोग देखें तो वहां पर केवल हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमें विश्वास विश्वास धर्म और उपासना, विश्वास धर्म और उपासना के साथ साथ विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही प्रदान की गई है। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में शामिल की गई हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ऑप्शन ए है आपका ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना। बी है आपका ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। तीसरा ऑप्शन है ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना। और डी का रहा है ऑप्शन बी और सी, यहाँ पर दोनों सही हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यहाँ पर बी और सी दोनों सही है। ध्यान रखिएगा कि भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है वह मूल रूप से त्रिस्तरीय संरचना है, जिसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे अपनाया गया था। ध्यान रखिएगा कौन समिति थी? तो बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। और इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर 3 अलग अलग स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं बनाई गई थी। परंतु यहाँ पर एक क्लॉज जोड़ा गया था, वैसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो, 20 लाख से अधिक नहीं हो, ध्यान रखिएगा 20 लाख से अधिक नहीं हो, वहां पर त्रिस्तरीय में आपका मध्य स्तर जो प्रखंड स्तरीय स्वशासन संरचना है वह लागू वहां पर नहीं की जाएगी। और इस प्रकार के राज्यों में केवल ग्राम और जिला स्तर पर ही स्थानीय स्वशासन संस्थाएं यानी द्विस्तरीय संरचना की जो शासन प्रणाली है उसे लागू किया जाएगा। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उदाहरण है यह आपका मणिपुर एवं सिक्किम में हमें दिखाई देता है, जहां पर 2 स्तरीय स्थानीय स्वशासन प्रणाली लागू की गई है। यहाँ पर एक अन्य तथ्य है कि संविधान के अनुच्छेद 243 ख में पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। पहला आपका है ग्राम पंचायत का गठन, बी है समान नागरिक संहिता, सी है कृषि एवं पशुपालन और डी है न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। तो यहाँ हमें सुमेलित करना है, तो ग्राम पंचायत का गठन कहाँ पे करने का प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 40 के अंतर्गत, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत के गठन का बात कहा गया है। समान नागरिक संहिता जो है यह कहा गया है अनुच्छेद 44 के अंतर्गत, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 में कहा गया है तथा न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वह अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और ये सारे जो आर्टिकल्स हैं यह नीति निदेशक तत्व से जुड़े हुए हैं और यह संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। तो यदि हम इन ऑप्शंस को यदि हम लोग मिलाते हैं तो हमारा आंसर जो बनेगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, 4, 1, 2 और 3, 4, 1, 2 और 3, ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? ऑप्शन है आपका ए आयरलैंड, बी अमेरिका, सी कनाडा और डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने का उपबंध भारतीय संविधान में लिया गया है। यदि हम लोग अमेरिका के संविधान को देखें तो वहां से और कौन कौन से जो प्रावधान है भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं उसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला है आपका प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार। उद्देशिका का विचार हम लोग अमेरिका से लिए हैं। हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसे लिए हैं। यहाँ पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी आपका अमेरिकी संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का
जो पद है यह भी हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग यह जो है आपका, यह भी प्रावधान जो है अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो प्रावधान है कई परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे, कौन थे? ऑप्शन है आपका ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डी राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1946 2 सितंबर, ध्यान रखिएगा 2 सितंबर 1946 को जब गठित की गई थी, 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद की स्थापना की गई थी, तो उसके उपसभापति के रूप में जवाहरलाल नेहरू की नियुक्ति की गई थी, जबकि सभापति या गवर्नर जनरल के रूप में या वायसराय के रूप में जो थे वो माउंटबेटन को बनाया गया था। माउंटबेटन अध्यक्ष थे और जवाहरलाल नेहरू उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में इनको बनाया गया था। और 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी और इस घोषणा के ही उपरांत 2 सितंबर 1946 को अंतरिम कार्यपालिकीय सरकार या परिषद की स्थापना भारत में की गई थी। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ऑप्शन है आपका ए वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले, बी है केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन का समझौता, सी है ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपर्युक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकारें हो, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मूल क्षेत्राधिकार होता है वह ऑप्शन सी आपका वैसे विवाद होंगे जहां पर एक तरफ वादी के रूप में भारत सरकार हो और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य सरकारें हों। तो यह वैसे विवाद सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 131 के अंतर्गत इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है? ऑप्शन है आपका ए अनुच्छेद 368, बी है आपका अनुच्छेद 360, सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 352। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। संशोधन के अंतर्गत भारतीय संसद जो है पुराने प्रावधानों को हटा सकती है या उसे संशोधित कर सकती है और नए प्रावधानों को जोड़ सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने में सक्षम है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचा, ध्यान रखिएगा, मूल ढांचा के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचा का जो सिद्धांत था यह केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया था, यानी संसद भारतीय संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह जो संशोधन होना चाहिए संविधान के मूल ढांचे या भावना के विपरीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शंस में दिए गए थे अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, 356 में राज्यों में संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति शासन की बात की गई है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। राष्ट्रीय आपात की बात 352 में की गई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य आर्टिकल है 365, अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश के बगैर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की ही बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 356 से यह किस प्रकार से अलग है? तो 356 में राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक होती है, परंतु 365 में बिना राज्यपाल के अनुशंसा के राष्ट्रपति स्वतः संज्ञान लेकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है।
अगला प्रश्न है, वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? ऑप्शन है आपका ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी भारत के महान्यायवादी, सी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ इनके एक क्रम में रखा गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या सीएजी को इनके साथ में रखा गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन है आपका ए संसद, बी राष्ट्रपति, सी संबंधित राज्य का विधानमंडल और डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण जो है वह संबंधित राज्य का विधानमंडल करता है और इससे संबंधित जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि राज्यों को अपनी प्रादेशिक भाषा, ध्यान रखिएगा, राज्यों को अपनी प्रादेशिक भाषा स्वयं चुनने का अधिकार है। इसमें यह प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 345 में कि किसी भी राज्य का जो विधानमंडल होगा, उस राज्य का जो विधानमंडल होगा वह उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं का या हिंदी को उस राज्य की सभी या किसी शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के रूप में वह राज्य का विधानमंडल इसे अंगीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें तो झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में कितनी भाषाओं को दर्जा दिया गया है, आप इसे उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? ऑप्शन है ए आपका मूल कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व, बी है प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य, सी है मूल अधिकार एवं प्रस्तावना और डी है इनमें से कोई नहीं। यहाँ क्या बोला गया है? अवसर की समानता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना में आपका अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में हम लोग बात करें तो वहां पर दो प्रकार की, पहला क्या कर रहा है तो समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात कही गई है। अवसर की समानता वहीं हम लोग देखें तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान में दो स्थानों पर अवसर की समानता का उल्लेख हमें दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। कब जब्त की जाती है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, उसे कुल मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है। बी ऑप्शन है, उसे कुल मतों का 1/10 भाग प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन सी है, कुल वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है और डी कह रहा है उसे कुल वैध मतों का 1/20 भाग प्राप्त नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन में किसी भी उम्मीदवार की जो जमानत राशि है वह कब जब्त की जाएगी? तो जब उसे कुल पड़े वैध मतों का, ध्यान रखिएगा, कुल पड़े वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसे उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन है आपका ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, बी है प्रधानमंत्री द्वारा, सी है सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा और डी है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति के द्वारा उसके पद से हटाया जाता है और इसमें जो परामर्श होगा आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त का, इसमें परामर्श होगा, यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से हटा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग देखें
तो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे इन्हें किस प्रकार से इनके पद से हटाया जा सकता है, तो इन्हें भी हटाया राष्ट्रपति के द्वारा जाएगा, परंतु इसके लिए संसद के दोनों सदनों, ध्यान रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा पारित एक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजना होगा और उस प्रतिवेदन के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से हटा सकते हैं। ऐसे राष्ट्रपति इन्हें इनके पद से नहीं हटा सकते। यहाँ संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है ए, भारत में चुनाव आयोग का गठन 26 नवंबर 1949 को हुआ। बी कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष का होता है। और डी कह रहा है बी और सी दोनों कथन यहाँ पर सत्य है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय के रूप में निर्वाचन आयोग का जो गठन था, यह गठन आपका जनवरी 1950 ईस्वी में किया गया था और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार गठित किया था। और भारत में जो चुनाव आयोग है यह आपका संसद, राज्य विधानसभा, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने के लिए जो निर्देशन होगा या नियंत्रण होगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वह भारत के निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होगी। और निर्वाचन आयुक्त जो होते हैं उनका जो अधिकतम कार्यकाल है, अधिकतम वह कितने वर्ष का होता है? वह होगा आपका 6 वर्ष का या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक वह अपने पद पर बना रह सकता है। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का रखा गया है, न कि 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? ऑप्शन आपका दिया गया अनुच्छेद 326, बी कह रहा है अनुच्छेद 325, सी कह रहा है अनुच्छेद 324 और डी कह रहा है अनुच्छेद 323। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। और भारत में जो वयस्क पुरुष की मान्यता दी गई है निर्वाचन से संबंधित, तो वह दिया गया है आपका 18 वर्ष। 18 वर्ष से पूर्व यह आपका 21 वर्ष था। यहाँ आप अंत में एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किस वर्ष और किस संविधान संशोधन के द्वारा यह जो आयु थी इसे घटाई गई थी। वयस्क मताधिकार की आयु किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में घटाई गई थी? तो इतिहास और पॉलिटी से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है और उनकी व्याख्या से संबंधित आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आज के सेशन से भी आप लोगों को उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी तथा सेशन से लाभ प्राप्त हुआ होगा। यदि सेशन से लाभ प्राप्त हो रहा है तो वीडियोस को अपने ग्रुप्स और मित्रों के साथ शेयर करने के अतिरिक्त लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को दबा दें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू।